म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर इन्वेस्ट ज़रूर करता है, जहां के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और नो वंडर वाई म्यूचुअल फंड्स लगातार खबरों में बना रहता है। ऐसी ही एक न्यूज़ रिसेंटली देखने को मिली है जिसमें कहा गया है कि 2024 के पहले हाफ में यानी फर्स्ट 6 मंथ्स में इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने, स्पेसिफिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने स्टेलर रिटर्न्स दिए हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, इसको आज समझेंगे और साथ ही में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है म्यूचुअल फंड्स का। बिगिनर्स के लिए वीडियो बहुत अच्छी और बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जिन्हें नहीं पता है म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है, किस किस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, या हाउ टू गेट बेसिकली शुरुआत हम कहाँ से करें, है ना। तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज के सेशन में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि रीसेंट न्यूज़ क्या है, म्यूचुअल फंड्स अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है। वैसे तो चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन एक रीसेंट एक अच्छी खबर है इन्वेस्टर्स के लिए मैं बोलूँगी, और जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए एक पॉजिटिविटी, एक होप की तरह मैं बोलूँगी न्यूज़ है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट को एक बार भाई हम ज़रूर समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड, कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स कई बार हमने सुनी है, AMC सुना है, एक्सपेंस रेशियो सुना है, XIRR सुना है, ये सब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी, और अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं इन्वेस्ट करने से पहले जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको ध्यान रखनी है, और लास्ट में हम लोग इसके रिस्क या फिर इसके लिमिटेशंस को एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू अनदर सेशन विद मी, आई एम गुरप्रीत एंड यू आर वाचिंग ET नाउ। अब स्टार्ट करते हैं रीसेंट न्यूज़ के साथ। सो रिसेंटली व्हाट द न्यूज़ हैज सेड इज कि अराउंड 260 म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपकी रही हैं जिन्होंने लगभग 2024 के पहले हाफ में यानी पहले 6 महीनों में 17.67% रिटर्न दिया है। अब ये 17.67% रिटर्न देखो काफ़ी हो जाता है अगर हम कन्वेंशनल मेथड से कंपेयर करें, है ना। अगर हम FDs वगैरह से कंपेयर करें या अगर आप अपना पैसा नॉर्मल बैंक अकाउंट्स में रख रहे हैं तो उस पर आपको क्या ही रिटर्न मिलता है। सो अगर आप उससे इसको कंपेयर करते हैं तो 17.67% रिटर्न अगर आपको म्यूचुअल फंड से मिल रहा है, एक एवरेज रिटर्न यहाँ पर बोला गया है जो अराउंड 260 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू मिला है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा बोला गया है कि ये जो रिटर्न्स मिले हैं इसमें से भी कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो आई हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज से। ये भी मैं आपको बताऊंगी, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप वगैरह। सो रीसेंट न्यूज़ ये है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है पहले हाफ में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। भाई इसका एक रीज़न तो ये भी है कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो भागे हैं, तो उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड्स के सेक्टर में हमें देखने को मिला है। और रिटर्न्स के सेक्टर में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर रिटर्न्स जो है स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरीज से इन्वेस्टर्स को देखने को मिले हैं। अब ठीक है, ये न्यूज़ आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि अच्छा म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिले हैं, यहाँ से रिटर्न मिले हैं। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि क्या होता है। सो बेसिक एक कॉन्सेप्ट लीजिए, एक ऐसा टूल होता है म्यूचुअल फंड जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा डालते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक पिगी बैंक आपको नजर आ रहा है, लेट्स से 5-6 भाई बहन है, वो 5-6 भाई बहन मिलकर क्या है इस पिगी बैंक पे थोड़े थोड़े पैसे जो है वो पूल कर देंगे, और फिर आगे के लिए क्या है ये जो पिगी बैंक है, लेट्स से ये जो है इन सिबलिंग्स की मदर ले लेती है, तो वो अपने हिसाब से फिर इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, राइट। सो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा जो है एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और वो जो पैसा होगा, ठीक है, उसके लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जो इस पैसे की देखरेख करेगी, इस पैसे को संभालेगी और देखेगी कि कहाँ इस पैसे को लगाना है, और अपने हिसाब से पैसा लगाएगी। ये लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, इस पैसे को लगाया जाएगा और इसी से आपको क्या है रिटर्न मिलेगा, यानी पैसे से आपको क्या है, आपके ही पैसे से आपको रिटर्न्स जो है वापस जनरेट होंगे। सो बेसिकली एक ऐसा टूल आपको मिल जाता है, ठीक है, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करता है और बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स जो है परचेज करता है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन फंड्स में कुछ जो है यूनिट्स को बाय करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जो है उनकी ओनरशिप उस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, म्यूचुअल फंड को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत AMC वगैरह फंड मैनेजर्स क्या होते हैं ये भी समझना जरूरी है। तो साथ साथ में मैं आपको कुछ की टर्म्स के ऊपर लेकर चलती हूँ, टर्म्स जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। सबसे पहला तो आ जाता है AMC होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखो आपने जो पैसा किसी म्यूचुअल फंड में लगाया लेट्स से, है ना, तो उस पैसे को जो मैनेज करेगी वो मैनेज करेगी AMC एक ऐसी कंपनी हो जाएगी आपकी जो कि क्वालिफाइड है म्यूचुअल फंड को सेटअप करने के लिए, राइट। तो जो भी कंपनी आपका म्यूचुअल फंड सेटअप करती है, जो म्यूचुअल फंड की देखरेख कर रही है, उसे आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी या इन शॉर्ट AMC बोलते हैं। अब इस AMC में क्या है, एक प्रोफेशनल जो है ना मैनेजर्स होते हैं, है ना। इस कंपनी में प्रोफेशनल मैनेजर्स
मैनेजर्स होते हैं, ये जो मैनेजर्स हैं ये देखते हैं कि आपके पैसे को कहाँ भाई कौन से शेयर्स में, कौन से स्टॉक्स में, कौन सी सिक्योरिटीज में लगाना है। ये प्रोफेशनल मैनेजर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अलग लेवल का इनका एक्सपीरियंस होता है, इनको पता होता है मार्केट कैसे काम करेगा। तो ये आपके पैसे को अलग अलग शेयर्स में लगाते हैं और इस पैसे को ये अलग अलग शेयर्स पे लगाते हैं। तो आपका भी पैसा कोई और मैनेज कर रहा है, तो इसके लिए आपको जो है एक सर्टेन फीस जो है वो देनी पड़ती है और इसी फी को कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो जो है AMC के थ्रू ही चार्ज किया जाता है। तो आप देख रहे हो सब कुछ एक सर्कल में काम कर रहा है ना। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो अपना म्यूचुअल फंड लेकर आई, ठीक है, आपने उसमें थोड़े से पैसे लगाए अपने हिसाब से, जैसे भी आपको ठीक लगे, जितना आपने पैसे लगाना है अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी में पैसा लगाया। उसमें कुछ फंड मैनेजर्स हैं जो उस पूरे फंड को जो है संभालेंगे, देखेंगे कि पैसा कहाँ लगाना है, और क्योंकि भाई ये चीज़ वो कर रहे हैं तो आपको भी तो कुछ देना है, तो आपको फी उनको देनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है म्यूचुअल फंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो आपने देखी होगी, NAV। NAV बेसिकली होता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, कि आपके म्यूचुअल फंड जो आप खरीद रहे हैं वो आप कौन सी कॉस्ट पे खरीद रहे हैं, है ना, कॉस्ट पर यूनिट में बोल सकती हूँ इजीली। सो नेट एसेट वैल्यू जो है आपको, आपका एक इंडिकेटर होता है कि भाई आपकी उस म्यूचुअल फंड की कॉस्ट जो है वो करंटली क्या चल रही है, किस कॉस्ट पर यूनिट पर आप वो परचेज कर रहे हो, तो आपका NAV कहलाया जाता है। उसके बाद आता है NFO। NFO होता है न्यू फंड ऑफर। जैसे कई लोग जो हैं अवेयर होंगे इस चीज़ से, जैसे स्टॉक मार्केट में IPO होता है ना, लाइकवाइज म्यूचुअल फंड में NFO होता है न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई म्यूचुअल फंड पहली बार इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होता है तो वो NFO के थ्रू होता है, उसे न्यू फंड ऑफर कहा जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट में IPO होता है। इसके साथ साथ बात करें तो आ जाता है AUM। AUM बहुत ही कॉमन यूज टर्म है, बहुत ही कॉमन यूज्ड एब्रिविएशन है म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जब ETFs डिस्कस किया था। ETFs के वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो AUM की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली होता है कि जो भी AMC है, जो अभी हमने देखा, जो भी कंपनी है उसके अंडर जो भी एसेट्स आते हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है ना, कितने भी करोड़ों में हो सकती है ये वैल्यू, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, अलग अलग जो है ना वैल्यू उनकी हो सकती है। तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बेसिकली आप बोलेंगे कि टोटल वैल्यू जो है एसेट्स की कितनी हो जाती है। उसके बाद आता है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सो ये बेसिकली क्या है, एक अच्छा मैं बोलूँगी एक पैरामीटर होता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए। आप CAGR भी देखते हैं म्यूचुअल फंड्स में, है ना, कि भाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है। लेट्स से बोला जाए कि इसका CAGR जो है इस म्यूचुअल फंड का 21% है, 22% है, यानी कि इसने हर साल जो है अप्रॉक्सीमेटली 21% के हिसाब से जो है एवरेज रिटर्न्स दिए हैं या एनुअल रिटर्न्स जो है वो दिए हैं, तो वो CAGR आपका कहलाया जाता है। उसके बाद आ जाता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड की अगर बात की जाए तो एग्जिट लोड बेसिकली क्या होता है कि मान लो आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा और आप एक लॉक इन पीरियड होता है कि आपको भाई मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल, इससे पहले आपको पैसा नहीं निकालना है, लेकिन फिर भी आप जो है उससे पहले ही पैसा निकाल लेते हैं, तो आपको क्या है, एक सर्टेन फीस जो है वो देनी पड़ेगी कि आपने सेड टाइम से पहले ही, आपको बोला गया था कि 4 साल तक आपने पैसे नहीं निकाले, लेकिन फिर भी आपने पहले निकाल लिए, तो आपको उसके लिए क्या है, एक फीस आपके ऊपर चार्ज की जाएगी, उसे एग्जिट लोड बोला जाता है। और फिर आता है XIRR। XIRR होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, भाई जो भी बिगिनर्स हैं या जो भी मिड लेवल इन्वेस्टर्स हैं मैं बोलूँगी, उन्होंने कई बार XIRR जो है वो ज़रूर देखा होगा, किसी एप्लीकेशन पर XIRR आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली होता है, जैसे CAGR होता है, ये हमें बताता है कि एनुअल रिटर्न कितना है एक एवरेज तौर पर अगर देखा जाए। XIRR भी यही बताता है कि भाई एनुअल रिटर्न कितना है, लेकिन ये बताता है इर्रेगुलर इन्वेस्टिंग के ड्यूरेशन में। इरेगुलर इन्वेस्टिंग से मेरा क्या मतलब है, लेट्स से आपने कोई SIP शुरू की, SIP शुरू तो नहीं की, लेट्स से आपने 1,000 रुपये पहले किसी म्यूचुअल फंड में लगाए, फिर आपने 2-3 महीने बाद 500 रुपये जो है उसमें लगा दिए, फिर 4-5 महीने बाद जो है आपने 600-700 रुपये उसमें से निकाल लिए। तो ये क्या है, आपका एक इरेगुलर पैटर्न जो है इन्वेस्टमेंट का बन रहा है इस म्यूचुअल फंड में। आप लगा भी रहे हो, आप विथड्रॉ भी कर रहे हो साथ साथ में, तो ये आपका एक इरेगुलर पैटर्न बन रहा है। तो इस इरेगुलर पैटर्न के बीच में आपका एनुअल रिटर्न कैसे निकल कर आएगा, तो वो कैलकुलेट किया जाता है XIRR में। इसका एक सर्टेन फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो ये XIRR आपको एक परसेंटेज देगा कि भाई
बेसिकली आप जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस हिसाब से आप विथड्रॉ कर रहे हो, लगा रहे हो, उसके हिसाब से आपका एनुअल रिटर्न कितना बन रहा है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में जो है ज़रूर देखने को मिलेंगे, जो आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अब पता लगा होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सो बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो अपना म्यूचुअल फंड लेकर आएगी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाएंगे, करोड़ों का पैसा लगता है, बड़े बड़े फंड्स होते हैं, है ना। और ये पैसा जो है फिर आगे शेयर मार्केट के स्टॉक्स में लगाया जाता है। जैसे इसका बहुत प्रोमिनेंट जो म्यूचुअल फंड निकल कर आता है वो है इक्विटी। अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो शेयर्स में जब पैसा लगता है लेट्स से, तो आपका क्या है, स्टॉक मार्केट में ये फंड मैनेजर्स आपका पैसा लगाते हैं, इसमें एक्सपेंस रेशियो होता है, फिर उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट जैसा परफॉर्म करता है, जितना वो ऊपर जाता है उसके हिसाब से हम इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फंड का, ये इस तरीके से काम करता है। अब इसके साथ साथ अब आगे चलकर हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स का होता है। इससे पहले कोई भी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स कैसे अलग है। म्यूचुअल फंड में क्या है, नंबर ऑफ स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऑन द अदर हैंड आप इंडिविजुअल लेवल पर एक एक स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करें। किसी कंपनी के कोई एक कंपनी मान लो आपको लगी कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, मैं इसके शेयर्स खरीद लेता हूँ, तो आप किसी एक कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, खुद आप उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो उसमें आप नंबर ऑफ कंपनीज के शेयर्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो कौन हैंडल कर रहा है, वो फंड मैनेजर्स उसको हैंडल कर रहे हैं। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का। अब आगे चलते हैं किस किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये बहुत एक क्रूशियल पार्ट है, मैं बोलूँगी सेशन का। और जब आप म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस किस तरह के प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड्स इंडिया में हैं। आपको अपना फंड टाइप ज़रूर पता होना चाहिए। ये हम तब भी बात करेंगे जब मैं आप टिप्स के ऊपर बात करूँगी या जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो दो तरह के बेसिस पर मैंने यहाँ पर लिया है, एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर और एक एसेट और प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पर या मैच्योरिटी के बेसिस पर बात करते हैं। मैच्योरिटी यानी कि कब वो जो है मैच्योर हो रहा है, कब वो म्यूचुअल फंड से आप पैसा निकाल सकते हैं, है ना, सिंपल। सबसे पहले आ जाता है ओपन एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स क्या होते हैं, वो फंड्स जिन पे कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, यानी कि जो काफ़ी लिक्विड होंगे, लिक्विडिटी जिनमें हाई होगी, है ना। ओपन एंडेड फंड्स में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, आप कभी भी उसमें पैसा लगा सकते हैं और आप कभी भी वहां से अपना पैसा वापस विथड्रॉ कर सकते हैं। हाईली लिक्विड होते हैं। लिक्विडिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, जिनको नहीं पता है, यानी कि कितनी आसानी से जो है ना आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी बहुत ही कॉमन टर्म है स्टॉक मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड में भी। कितनी आसानी से आप अपना पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, उसे लिक्विडिटी से जो है सिग्निफाई किया जाता है। सो ओपन एंडेड फंड्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ओपन एंडेड फंड्स जो है बेसिकली क्या हो गए, जो इन्वेस्टर्स जिसमें जो है कभी भी यूनिट्स को सेल और बाय कर सकते हैं। इसका की फीचर जो है वो लिक्विडिटी है। और अगर हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं तो 59% ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो है वो ओपन एंडेड होते हैं। इसके आगे बात करते हैं क्लोज एंडेड फंड्स, उसी का उल्टा हो जाएगा। क्लोज एंडेड फंड्स में क्या होता है कि भाई इसमें एक फिक्स आपका जो है ना लॉक इन पीरियड है, मैं बोलूँगी मैच्योरिटी डेट होती है, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर क्या है NFO के टाइम पर ही, सिर्फ ओनली एट द टाइम ऑफ NFO आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। NFO अभी हमने देखा, जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो NFO के थ्रू आता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप NFO जब आएगा सिर्फ तभी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक मैच्योरिटी डेट पर ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पर नहीं होती है ना। उसके बाद आता है इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स जो होते हैं वो ओपन और क्लोज के मिक्स होते हैं, यानी कि आप पैसा निकाल सकते हैं लेकिन एक डेट होगी उसके लिए, है ना। अलग अलग इंटरवल्स आपको दे दिए जाएंगे, 6 महीने, 1 साल, 6 महीने बाद निकाल सकते हो, 1 साल बाद भी निकाल सकते हो, 1.5 साल बाद भी निकाल सकते हो। तो अलग अलग इंटरवल्स आपको दे दिए जाएंगे। आपको पहले पता होगा कि अच्छा इन इंटरवल्स पर मैं निकाल सकता हूँ पैसे, लेकिन वो भी फिक्स होगा। तो ये मिक्स होता है ओपन और क्लोज एंडेड का। तो ये मैच्योरिटी के बेसिस पर अलग अलग तरह के फंड्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड पर जाना चाहते हैं। आप भाई लॉक इन कर सकते हैं, अगर अपना पैसा 3-4 साल के लिए, कई साल के लिए रख सकते हैं पैसा स्टोर करके, आपको ज़रूरत नहीं है लिक्विडिटी फीचर की, तो आप क्लोज एंडेड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको चाहिए कि आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहे कि आप अपना पैसा कभी भी निकाल सके, तो आप ओपन एंडेड फंड्स की तरफ जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद बात करें तो आ जाता है बेस्ड ऑन एसेट और प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड्स मैं यहाँ पर अब डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आ जाता है इक्विटी फंड्स। देखो इक्विटी फंड्स में बहुत अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। लार्ज कैप फंड्स होते हैं,
है ना। लार्ज कैप मार्केट कैप के हिसाब से होता है। मिड कैप फंड्स होते हैं आपके यहाँ पर, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। यानी कि लार्ज कैप में आपके लार्ज कैप कंपनीज जो होंगे, जो लार्ज कैप फंड्स होंगे वो इक्विटी फंड्स के अंडर ही आते हैं। उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी जिनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, लार्ज कैप फंड आपका कहलाया जाएगा। लाइकवाइज मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा कोई फंड तो वो मिड कैप फंड के नाम से आपको मिलेगा। स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा तो उसी नाम से ये फंड आपको मिलेगा। तो ये इक्विटी फंड्स के अंडर ही आता है। इक्विटी फंड्स का बेसिक फंडा क्या है कि ये लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स में यानी कि शेयर मार्केट में, यानी कि आपका इनडायरेक्टली पैसा लग रहा है ना। मान लो कि आपको अभी आप नए नए मार्केट में आए हो और आपको थोड़ी सी भी घबराहट है कि मैं एकदम से शेयर मार्केट में नहीं कूद सकता, मैं एकदम से पैसे नहीं अपने लगा सकती, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इक्विटी फंड्स एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है कि आप अपने पैसे जो हैं म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में जो मैनेजर्स हैं वो आपके पैसे अलग अलग जो है ना अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से वो पैसे अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। सो इक्विटी फंड्स बेसिकली क्या है, स्टॉक्स में, शेयर्स में ही इन्वेस्ट होता है। स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली जाकर आपका पैसा लग रहा है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट पर लग रहा है तो वॉलेटिलिटी भी इसकी बढ़ जाती है ना। वॉलेटिलिटी भी इसकी जो है, यानी कि इसमें रिस्क जो है वो हाई रहता है ना। रिस्क यहाँ पर जो है वो हाई रहता है, वॉलेटिलिटी क्योंकि हाई है, क्योंकि मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं है। मार्केट में कोई भी डिस्ट्रप्शन हुआ, मार्केट अगर क्रैश कर गया तो आपका इक्विटी फंड भी जो है ना क्या है, उसके गिरने के चांसेस ऑफ कोर्स रहते ही हैं। तो यहाँ पर क्या है, वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी साइड देखें तो स्टॉक मार्केट का एक वो भी है कि भाई आपका जो रिटर्न है वो अनलिमिटेड हो जाता है ना। तो रिटर्न अनलिमिटेड है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे फंड्स में। रिस्क हाई रहता है नो डाउट, लेकिन इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस यहाँ पर इक्विटी फंड्स में रहते हैं। तो ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सूटेबल रहता है, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो इक्विटी फंड्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव हो सकते हैं। उसके बाद इसी के अंडर आता है इंडेक्स फंड आ जाता है। इंडेक्स फंड हमारे जो प्रोमिनेंट इंडाइसेस हैं, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, है ना। तो सेंसेक्स निफ्टी में जो कंपनीज आती हैं, जो टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज आती हैं, इंडेक्स फंड क्या है, उन्हीं सेम कंपनीज में क्या है इन्वेस्ट करते हैं। एक तरीके से उसी सेम चीज को रेप्लिकेट करते हैं, है ना। निफ्टी में जो निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज आ गई, बस उसी का एक डुप्लीकेट 50 कंपनीज का इंडेक्स फंड बना दिया। ठीक है, तो इंडेक्स फंड्स बहुत सिंपल होते हैं। इंडाइसेस को कॉपी किया जाता है और सेम वही क्या है आपके कंपनीज हैं वो रखी जाती है, उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, राइट। सो इंडेक्स फंड जो है पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही ईजी ऑप्शन हो जाता है, जिनको भाई थोड़ा स्टेबल रिटर्न भी चाहिए, जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो सेफ खेलना चाहते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन निकल जाता है। उसके बाद आता है डेट फंड्स। डेट फंड्स क्या होता है, डेट फंड्स में बेसिकली यहाँ पर आपका पैसा जो है वो कहाँ लगता है, वो लगता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है भाई। ट्रेजरी बिल्स में आपका यहाँ पर पैसा लगता है, इसके अलावा बॉन्ड्स में आपका पैसा लगता है, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जहां से भी डेट से इनकम वही जनरेट होगी वहां पर क्या है पैसा यहाँ पर लगाया जाता है। डेट से कैसे इनकम जनरेट होगी भाई, जो वहां पर इंटरेस्ट पेमेंट होगी, है ना। जो भी इंटरेस्ट पेमेंट निकल कर आएगी वो क्या है, इनकम जनरेट करेगी इन डेट फंड्स के लिए। तो डेट फंड्स में बेसिकली क्या होता है, जो बहुत सारे बॉन्ड्स निकलते हैं, ट्रेजरी बिल्स निकलते हैं, उसमें इन्वेस्टिंग की जाती है, उसमें आपके मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर डेट फंड्स की अगर बात की जाए तो डेट फंड्स जो हैं बेसिकली यहाँ पर डेट फंड्स के लिए क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं और आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह पे लग रहे हैं, तो आपको यहाँ पर स्टेबल रिटर्न्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो ऐसे इन्वेस्टर्स, पैसिव इन्वेस्टर्स जिनको एक रेगुलर इनकम का ऑप्शन भी चाहिए, जिनको रिस्क भी कम चाहिए, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है डेट फंड्स का। इसी के साथ साथ आ जाता है लिक्विड फंड्स आ जाता है। अगर लिक्विड फंड्स की बात की जाए तो ये भी इसी के अंडर ही मैं बोलूँगी, डेट फंड्स के साथ साथ ही आ जाता है। लिक्विड फंड्स में क्या होता है कि आप यहाँ पर भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड टेन्योर होता है 91 डेज का। 91 डेज के बाद जो है आपका पैसा जो है, मतलब इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 91 डेज का होता है। 91 डेज के बाद आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। तो लिक्विड फंड्स का एक ये फीचर होता है कि 91 डेज का यहाँ पर मेच्योरिटी पीरियड आपको देखने को मिलता है। सेम डेट फंड्स की तरह ही होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पर पैसा आपका लगाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो आ जाता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो ये इक्विटी और साथ साथ में डेट फंड्स का मिक्सचर है ना। इक्विटी और डेट फंड्स का मिक्सचर ही आ जाता है, इक्विटी प्लस डेट।
यहाँ पर आपको ये दोनों ही ऑप्शंस इन फंड्स में देखने को मिलेंगे, यानी शेयर्स में भी पैसा लग रहा है और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसा लग रहा है। उसके बाद आता है बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर टैक्स सेविंग फंड्स, ELSS जिसे हम बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत लोग इसका जो है ना यूज करते हैं टैक्स सेव करने के लिए। इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स जो है मिलते हैं। सेक्शन 80C के तहत इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर जो है 1,50,000 तक रुपीस तक का क्या है, आपको टैक्स में कंसेशन यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप मान लो आप टैक्स में थोड़ा सा जो है ना पैसा बचाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपना जो है टैक्स में पैसा बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसका एक लॉक इन पीरियड होता है। इसका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है, यानी कि अगर आपने लॉक इन पीरियड से मेरा क्या मतलब है, अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो लॉक इन पीरियड यानी कि अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया तो 3 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। तो 3 साल का यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है और ज्यादातर इसका इस्तेमाल टैक्स सेविंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि टैक्स सेव करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। 80C के तहत आपको ये टैक्स बेनिफिट्स देता है और 1,50,000 रुपीस तक का यहाँ पर क्या है कंसेशन आपको मिल जाता है। इसके अलावा आगे आए तो सेक्टोरल फंड्स भी म्यूचुअल फंड्स में एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। यहाँ पर अगर बात करें तो आप यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर बुलिश हैं, आपको लगता है कि आने वाले ईयर्स में ये सेक्टर भाई बहुत अच्छा रिटर्न जो है आपको दे सकता है, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। तो आप क्या कर सकते हैं, सेक्टोरल फंड्स या इन्हें थीमेटिक फंड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर थीम के या पर्टिकुलर सेक्टर के आपको सारे फंड्स देखने को मिलते हैं। मान लो कोई डिफेंस फंड हो गया तो उसमें आपको सारी डिफेंस की कंपनीज की होल्डिंग्स जो है नजर आएंगी, यानी कि उस म्यूचुअल फंड्स में वो जो म्यूचुअल फंड होगा वो जहां पर भी इन्वेस्ट करेगा वो सारी की सारी डिफेंस कंपनीज होंगी, उसकी जो होल्डिंग्स होंगी वो सारी डिफेंस कंपनीज में होंगी। तो इस तरीके से सेक्टोरल फंड्स आपका काम करता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप किसी सेक्टर को लेकर बुलिश है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उसके लिए फिर आप सेक्टोरल फंड्स भी चूज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निकल कर आता है। तो ये कुछ तरह के कुछ प्रोमिनेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स जो है इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आप म्यूचुअल फंड्स में भाई इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। सबसे कॉमन सवाल आपका होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा होता है लंपसम। लंपसम में बेसिकली आपके पास मान लो बड़ा कॉर्पस अमाउंट है, आपने एक साथ सारा पैसा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, वो कितना भी हो सकता है आपके रेंज के हिसाब से। SIP में बात करें तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि मंथली बेसिस पर मान लो 1,000 रुपए की आपने SIP शुरू कर दी तो हर महीने आप 1,000 रुपए क्या है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो SIP क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली बेसिस पर। आपका क्या है, मान लो वो आपके ऊपर है, आप 1,000 रुपए 500 रुपए से शुरू होते हैं म्यूचुअल फंड में SIPs 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है आप 1,000 रुपए हर महीना दे सकते हैं, 2,000 रुपए हर महीना दे सकते हैं, 3,000, इसकी रेंज जो है ना आगे बढ़ती रहती है। तो SIP क्या है, आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या फिर आप एक साथ जो है ना लमसम अमाउंट एक ही साथ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो ये दो ऑप्शंस म्यूचुअल फंड्स में हम लोगों को मिलते हैं इन्वेस्ट करने के। और इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हैं भाई, या तो आप भाई अपने नियरेस्ट बैंक जाकर जो है वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर और बैंक्स के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है। या फिर आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको पहले रिसर्च करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, आपके स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से, और फिर उसके बाद आप जाइए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सर्च कीजिए कि इससे रिलेटेड कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप खुद से बैठ के रिसर्च अगर कर सकते हैं तो रिसर्च कीजिए और वहां से क्या है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिक आपसे जो है डिटेल्स मांगता है, ये प्लेटफॉर्म से बेसिक आपसे डिटेल्स मांगते हैं, तो इसके थ्रू आप सिंपल है बहुत इन्वेस्टमेंट करना, इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब साथ साथ में कुछ ऐसी चीजों पर बात कर लेते हैं जो आपको इन्वेस्टिंग से पहले जरूर पता होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक फंडामेंटल्स जो आपको भी ध्यान रखने ही है, लेकिन फिर भी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करना है, आपको अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखनी है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बेसिक चीजें होती हैं जो हमें जरूर कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आ जाता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गोल्स। भाई कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पता होने चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कितने रिटर्न्स चाहिए, कितने पीरियड में, कितने ड्यूरेशन में आपको ये रिटर्न्स चाहिए। तभी आपको अपने इन्वेस्टमेंट में एक क्लैरिटी मिल पाएगी, तभी आप आगे चलकर अपने फंड्स चूज कर पाएंगे, एक बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें कि आपको अपना रिस्क टॉलरेंस भी पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक बेसिक लाइन जो हम
सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड्स इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, स्टॉक मार्केट में भी रिस्क जो है वो देखने को अनडाउटेडली मिलते हैं। तो भाई स्टॉक मार्केट में लेट्स से कल को कोई क्रैश हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे मार्केट ऊपर नीचे होता है तो वो चीज़ अनडाउटेडली म्यूचुअल फंड्स पर भी रिफ्लेक्ट होती है, आपका पोर्टफोलियो नीचे जा सकता है। तो आप कितना रिस्क उठा सकते हैं अगर मार्केट नीचे जाता है, म्यूचुअल फंड अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सो आपको इन्वेस्टमेंट गोल्स और अपना रिस्क टॉलरेंस, ये दोनों चीज़ें जो है सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कितना आप जो है ना नुकसान उठा सकते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट जो है किस हिसाब से करना है। उसके बाद आ जाता है आपका फंड टाइप और कैटेगरी। म्यूचुअल फंड्स मार्केट बहुत बड़ा है, अलग अलग तरह के फंड्स हमें अलग अलग कैटेगरीज अभी हमने कुछ देखी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऑप्शंस हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल सबसे पहले तो इसीलिए सेट करने हैं कि आपको पता हो कि कौन सा फंड टाइप आपके गोल्स को मैच कर रहा है। आपको 3 साल में इतने रिटर्न्स चाहिए, तब आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये वाला फंड टाइप चूज करना है, इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इक्विटी फंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न्स अच्छे देता है, लेकिन फिर उसमें आपको रिस्क टॉलरेंस भी आपका अच्छा होना चाहिए। सो फंड टाइप्स अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हम जब डेट फंड्स की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए, रिस्क थोड़ा कम लेना है, तो वो उस हिसाब से आप क्या है अपना फंड टाइप और कैटेगरी चूज करेंगे जो कि आपका कहाँ से लिंक्ड है, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल से लिंक्ड है। उसके बाद आ जाता है फंड परफॉर्मेंस, आपको जरूर ध्यान रखना है। लेट्स से आपने अपने गोल्स को क्लैरिफाई कर लिया, आपने क्लैरिफाई कर लिया कि मुझे कौन सा फंड टाइप लेना है। अब आपको ये जरूर देख लेना है कि जो फंड आप ले रहे हैं उसका परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स कैसा रहा है। पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, उस फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं, उनके रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी है भी कि नहीं है। तो आपको ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखनी है ना। ऑल्दो इससे फ्यूचर के लिए कोई गारंटी नहीं मिलती है कि भाई पिछले 5 साल में भाई अगर मान लो 20-30% रिटर्न दिया है तो आने वाले टाइम में भी इतना ही रिटर्न मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे नीचे भी हो सकता है, इससे ऊपर भी बहुत तेज़ भाग सकता है। तो फंड परफॉर्मेंस जो है आपको ज़रूर पहले देखना है कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं, पिछले ईयर्स में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, जो भी फंड आप चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड मैंने पहले भी आपको समझाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स जो है अलग अलग एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, ये वेरी करता है। सेबी ने इसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस जारी किए हुए हैं, अलग अलग लिमिट्स जो है वो सेट किए हुए हैं, मैक्सिमम लिमिट है अलग अलग AUM के हिसाब से। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो अलग हो जाता है। एग्जिट लोड आपको जरूर चेक करना है कि अगर आप मान लो इस पीरियड से पहले अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो उस पर एग्जिट लोड अगर लग रहा है तो कितना % लग रहा है। तो ये चीजें, ये फंडामेंटल्स भी आपको जरूर एक बार चेक करने हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना चार्ज हो रहा है, कितनी फीस आपसे ली जा रही है, एग्जिट लोड पर आपसे कितना पैसा लिया जा रहा है। उसके बाद आ जाता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स परचेज करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप ले रहे हैं तो आप उसमें NAV जरूर चेक करते हैं। तो एक इंडिकेटर होता है, जब भी आप म्यूचुअल फंड ले तो आप NAV जरूर देखें कि कितने NAV पर आप ले रहे हैं, है ना। सो लेट्स से आपने किसी पर्टिकुलर NAV पे लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, आप देखेंगे कि NAV की वैल्यू भी नीचे आ जाएगी, है ना। मार्केट भाग रहा है तो NAV की वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी। तो आपका क्या है, आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सो NAV भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हो जाता है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है एक्सपीरियंस ऑफ द फंड मैनेजर। जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो आपको फंड मैनेजर्स के नेम्स और उनका एक्सपीरियंस नीचे दिया हुआ होता है, उनके बारे में बेसिक डिटेल जरूर दी होती हैं। तो आपको फंड मैनेजर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि वो फंड मैनेजर जो है ना, उन्होंने इससे पहले कौन से फंड्स मैनेज किए हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, कितने साल का है, उन्होंने जिन फंड्स में काम किया है उन्होंने क्या उनमें अच्छे रिटर्न्स वो दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं, उन्होंने उन फंड्स में कैसा परफॉर्म किया है। इससे आपको ये अंदाजा लगता है कि अगर मान लो उन्होंने पास्ट फंड्स में अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको एक जो है ना एक वो मिल जाता है कि इस फंड में भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फंड मैनेजर्स ही हैं जो आपका पैसा अलग अलग सिक्योरिटीज़ में, अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या अलग अलग शेयर्स में लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट गोल हो। बेसिक से बेसिक चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड्स का एक बेसिक बेनिफिट अगर पहले मैं डिस्कस कर लूँ, सो बेसिक बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड्स के ये हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, तो एक सेफ और एक ईजी ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स के जरिए मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। और अगर लिमिटेशंस की वही बात की जाए तो फीस और एक्सपेंसेस एक लिमिटेशन आ जाता है, क्योंकि आपको क्या है, अगर आप स्टॉक मार्केट में मान लो खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कोई अलग से फीस नहीं देनी पड़ेगी, है ना। आप मान लो कोई शेयर आपको थोड़ा बहुत लॉस ज़रूर हो सकता है स्टॉक्स में, लेकिन आपको कोई
फीस या एक्सपेंस उसमें नहीं भरना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड्स में आपको फीस ज़रूर देनी पड़ेगी, आपको एक्सपेंस रेशियो, आपको एग्जिट लोड जैसी चीज़ें यहाँ पर या मैनेजमेंट फ़ी जैसी चीज़ें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो ये लिमिटेशन आ जाता है म्यूचुअल फंड में। उसके अलावा मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा कहाँ लग रहा है, स्टॉक्स में लग रहा है, शेयर्स में भी लग रहा है। तो अगर स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको उसी हिसाब से गेन और लॉस, प्रॉफिट जो है आप उसी हिसाब से बुक कर पाते हैं। तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहती ही है म्यूचुअल फंड्स में भी। उसके बाद आ जाता है लिमिटेड कंट्रोल। भाई यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड ले तो रहे हैं, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं कि आपको मैनेज ही ना करना पड़े तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी एक्सपर्टीज़ है या थोड़ा बहुत भी आपको एक्सपीरियंस है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और आप म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, तो ऐसे केस में आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में डिसाइड करें कि मैं ये वाला शेयर लेना चाहता हूँ या इस शेयर में इतने % होल्डिंग्स रखना चाहता हूँ। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इस पर पूरा कंट्रोल हो जाता है फंड मैनेजर्स का, क्योंकि कंप्लीटली वो मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर आपका कंट्रोल जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तो एक कुछ छोटी मोटी लिमिटेशंस हैं जो म्यूचुअल फंड्स के मार्केट्स में देखने को मिलती है। सो आई होप आपको आज के इस सेशन में ये समझ आया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर मिली होगी, बेसिक चीज जरूर समझ में आई होगी कि क्या है म्यूचुअल फंड और कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो आज के सेशन में इतना ही था। जाने से पहले जरूर बताइएगा कि क्या आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, और आगे अगर आप बिगिनर हैं तो आप करना चाहेंगे कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.